अब अगर ये इस तरह करेंगे तो कल को फिर देखें ये चीजें सब घूम कर वापस आ जाती हैं। एक एमएनए का बड़ा वकार होता है, जी। ग्रेड 22 से ज्यादा उसका मुकाम होता है, और जितने सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं वो उससे उसके मतहत होते हैं। ये सारा गंद जो हुकूमत का है ये उनके कंधों पे डाला जा रहा है। हुँ। तो ये उनको सोचना चाहिए कि आप क्यों एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करके अपने आप को जो है वो बैकलैश सारा आपके ऊपर आ रहा है। जो भी जरा सी बात हो जाए, कोई अरेस्ट हो जाए, कोई जमान पार पे हमला हो जाए, कोई आंसू गैस चल जाए, सब कहते हैं जनाब इसके पीछे जो है वो कोई और है, हुकूमत तो नहीं कर रही है। अगर वो ये पॉलिटिकल है तो वो साबित करें, और अगर ये हुकूमत कर रही है तो उसको बावर कराएं कि इनमें जुर्रत ही नहीं है कि ये अपने आप को अलग करें, क्योंकि उनकी हर एक की चाबी जो है वो उनके पास है। किसी के ऊपर नाम पर कांटा लगाना, देखें ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आप कहेंगे जनाब ये खत्म हो गया। हुँ। सियासतदान तो सियासतदान रहेगा। आज माहौल खराब है तो 2 साल बाद ठीक हो जाएगा, साल बाद ठीक हो जाएगा, 6 साल बाद ठीक हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सियासतदान, पावर पॉलिटिक्स के अहम सियासतदान इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आज खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी कुछ कहता हूँ मुकदमा बन जाता है। आज स्पेसिफिक ये कहा कि तौहीन डर्टी हैरी के मुकदमे में आज पेश हुआ हूँ, ज़मानत लूँगा। तो ये बोलने पर मुकदमात कब तक चलेंगे? कब तक मुकदमात बनते रहेंगे? देखिए मौजूदा हुकूमत ने ये एक नया एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जो जरा सी बात हो तो उस पे एफआईए, एंटी करप्शन, हुँ। दीगर मामलात में पर्चों पे पर्चे करवाए जा रहे हैं और लोगों को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचे बगैर कि मौजूदा हुकूमत ने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है माजी में। और सबसे ज्यादा जो मालूम है इस बारे में वो राना सनाउल्लाह को है। राना सनाउल्लाह से 2002 में भी, बल्कि 1997 के बाद भी काफी सख्ती हुई थी, और फिर उसके बाद भी इन पे जो केसेस बनाए गए और बाद में वो साबित हुआ कि सही नहीं थे। तो अब अगर ये इस तरह करेंगे तो कल को फिर देखें ये चीजें सब घूम कर वापस आ जाती हैं। हुँ। तो हमें चाहिए कि हम एक नया एक जो है वो रूल्स ऑफ द गेम बनाएं जिसके अंदर ऑपोजिशन तो जरूर करें, लेकिन इस किस्म के बदले ना लें कि जाती नौयत के बदले जो है वो लेने शुरू कर दिए जाएं, और किसी को पकड़कर मारा जाए, किसी के बाल कटवाए जाएं, किसी को हरास किया जाए, हुँ। किसी को टॉर्चर किया जाए। ये चीजें जो है ये माजी के अंदर कभी नहीं हुई थी। हमने जेलें भी काटी हैं, तहरीकें भी चलाई हैं, ट्रेन मार्च भी किए हैं। जरूरी ये था कि भाई और जब भी अरेस्ट हुए इज्जत के साथ। देखिए एक एमएनए का बड़ा वकार होता है, जी। ग्रेड 22 से ज्यादा उसका मुकाम होता है, और जितने सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं वो उससे उसके मतहत होते हैं, और जो वजीर रह चुके हों, खास तौर पे जो सफीर रह चुके हों। तो अगर इज्जत आज आप नहीं करेंगे तो कल को फिर ये हाथ जो है ये हर एक के गिरेबान पे पहुंचेगा। तो फिर वो इतराज भी नहीं कर सकेंगे अच्छा सर, कि लोगों यहाँ ने यही कहना जी आप तो यही कर रहे थे। यहाँ ये भी ज़रा ऐड कर दें कि एक तासुर ये भी है कि इस तरह के मुकदमात जो हैं सियासतदान नहीं करवाते दूसरे सियासतदान के खिलाफ, मगर वो फिर सामने मोहरा बनते हैं और उसको डिफेंड देखें करते हैं। देखें बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, हुँ। ये बात उनको सोचनी चाहिए जिनके बारे में आपके जहन में आ रहा है कि ये सारा गंद जो हुकूमत का है ये उनके कंधों पे डाला जा रहा है। हुँ। तो ये उनको सोचना चाहिए कि आप क्यों एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करके अपने आप को जो है वो बैकलैश सारा आपके ऊपर आ रहा है। जो भी जरा सी बात हो जाए, कोई अरेस्ट हो जाए, कोई जमान पार पे हमला हो जाए, कोई आंसू गैस चल जाए, सब कहते हैं जनाब इसके पीछे जो है वो कोई और है, हुकूमत तो नहीं कर रही है। हुँ। और कई कई केसेस में ये सच भी है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं तो जितना डिफेंड कर सकता हूँ उतना करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि ऐसा साबित कदमी के साथ, साबित कदमी का मतलब ये है कि आप ऐसे इकदाम करें जिससे जाहिर हो कि ये हुकूमत जो है आपको बदनाम कराने की कोशिश कर रही है। और जब भी आप देखेंगे, ये मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, कि जब भी आप देखेंगे कि पीटीआई कोई अच्छा जेस्चर देगी, जैसे कि अब लोगों को के नाम दे दिए गुफ्तगू के लिए, मुज़ाकरात के लिए, या फिर वो कोई फौज के बारे में अच्छा पैगाम देगी,
फौरन जो है उसका रद्द अमल आ जाएगा, या जमान पार पे हमला हो जाएगा, या कोई अरेस्ट हो जाएगा, या किसी के बाल काट दिए जाएंगे, या किसी को टॉर्चर किया जाएगा, ताकि फिर जो है वो खान साहब को लाजमी बात है, जब उनके वर्कर्स को हरासा किया जाएगा तो उन्होंने फिर आवाज तो उठानी है ना। राइट। तो वो फिर हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है कठपुतली है। तो इसलिए वो ये एक बड़ा खराब मामलात हो रहे हैं, ये उनको खुद चाहिए कि वो ठीक करें। जो कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, और मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि वो ए पॉलिटिकल हैं। अगर वो ए पॉलिटिकल हैं तो वो साबित करें, और अगर ये हुकूमत कर रही है तो उसको बावर कराएं कि अगर ये हमारी बदनामी होगी तो फिर हम अपनी वजाहत पेश करेंगे। सर यहाँ बस क्विक कमेंट कर दें कि अदम एतमाद जो है बातें हो रही थी कि पीएम पर एतमाद खत्म हो चुका है। उन्होंने आसानी से नंबर्स पूरे कर लिए, शहबाज शरीफ साहब ने 180 वोट लिए हैं। ईवान ने एतमाद का इजहार किया है, सिर्फ ईवान ने ही एतमाद का इजहार किया है या फिर बकौल इमरान खान जो लेकर आए थे उनको उन्होंने ही मदद फराहम की है? देखें, मदद की हो या ना की हो, जब दूल्हा ही गैर हाजिर हो तो बारात कैसी। यानी जब ऑपोजिशन ही ना हो तो हम्म। वो इतमाद का वोट कैसा। ये तो मैं कहना नहीं चाहिए, ये मैं मतलब ये शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा है कि अपनी ही बीवी के साथ दोबारा निकाह कर कर अपने आप को तसल्ली दें कि हमें बहुत मोहब्बत है। हम्म। यानी कि कहाँ पे, मतलब ये हमें क्या पता 140 से या 150 से। ऑपोजिशन भी इनकी है, जो असेंबली में बैठे हुए वो भी इनके हैं। 14 जमातें जो है वो इस तरह जुड़ी हुई हैं जैसे अल्फी के साथ जुड़ी हों, क्योंकि उनको खदशात हैं कि एक एक करके जो है हम मारे जाएंगे। तो फिलहाल इसमें पीपल्स पार्टी को ही फायदा हो रहा है, माशाल्लाह, जो यहाँ तक पहुंची है। अपने आप को फ्लेक्सिबल भी दिखा दिया है और सारा गंद भी हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। और हम पीडीएम का हिस्सा भी हैं और हिस्सा नहीं भी हैं, हम्म। कहकर वो अपने आप को आगे आगे लेकर आ रहे हैं। सर ये तो हुकूमत को चाहिए कि ये इसका कोई फायदा नहीं। हुँ, हुँ। ये सियासी पार्टियाँ जो हैं आपने कहा जुड़ी हुई हैं एक साथ क्योंकि खतरा है कि हम अकेले मारे जाएँगे। तो जिन्होंने इनको जोड़ा है, उनको भी खतरा है कि अगर हमने इनका साथ छोड़ा तो हम भी मारे जाएँगे? देखें, इतना मलबा हर एक के ऊपर है, इतना बैगेज है, इतना स्केलेटन्स है इनके कबड़ में कि इनमें जुर्रत ही नहीं है कि ये अपने आप को अलग करें, क्योंकि वो इनकी हर एक की चाबी जो है वो उनके पास है। और हर एक के केसेस जो हैं वो खुले हुए हैं, मतलब आर्जी तौर पर बंद किए हुए हैं। किसी वक्त भी वो खुल सकते हैं, चाहे वो जरदारी साहब के हों, चाहे वो अपना हमारे वजीर आजम साहब के हों, या दीगर जो वज़रा हैं उनके हों, या दीगर जमातों के हों। मतलब हर जमात जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि और जुड़ने के बावजूद भी एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, अपने जी। आप को बचा रहे हैं और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहे सर फ़ौज ने कहा, आईएस बैंड ने कहा कि हम जो हैं, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बराबर हैं। मगर जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं नामवर सहाफ़ी ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम न्यूट्रल हैं, एपॉलिटिकल हैं, मगर वही सहाफ़ी जो समझा जाता है कि उनका पैगाम पहुँचाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो काबिल कबूल नहीं है। ये तो फिर सुहेल वड़ाइद साहब ये कहते होते हैं कि खुला तज़ाद नहीं है? हैं। नहीं है, माजी में भी ये खुला तजाद रहा है। 80s में पीपल्स पार्टी जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी, कहते थे इस पे लगा दें। 85 के इलेक्शंस इसी वजह से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बड़ा नुकसान हो गया जब नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए। उसके बाद एक वक्त आया 1997 1999 के बाद, जबकि नवाज शरीफ पे वही कांटा लगाया गया जो आज इमरान खान पे लगा हुआ है, लेकिन उसी कांटे के जरिए वो निकल कर और फिर वजीर आजम भी बन गए, मुल्क में भी वापस आ गए। इसी तरह से किसी के ऊपर नाम पर कांटा लगाना, देखें ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आप कहेंगे जनाब ये खत्म हो गया। हुँ, सियासतदान तो सियासतदान रहेगा। आज माहौल खराब है तो 2 साल बाद ठीक हो जाएगा, साल बाद ठीक हो जाएगा, 6 साल बाद ठीक हो जाएगा। हो तो जाएगा। अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, मैदान भी है, घोड़ा भी है, दौड़ते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के नाम पे कोई कांटा लगा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। हुँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की जरूरत है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए खान साहब को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और जिस तरह से हुकूमत भी मजबूर होकर और पीटीआई भी मजबूर होकर कह ले, या अक्लमंदी कह ले इसमें, कि आपस में बैठ गए हैं गुफ्तो शनीद के लिए,
इसी तरह से बाकी मामलात भी तय हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आपने बात की, तो मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है पीटीआई में और पीडीएम में, हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ में। तो क्या सिर्फ़ इन्हीं दोनों के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, या फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ऑन 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 पेज हैं? देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो सब ऑन ऑन बोर्ड होते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो है ही बैसाखियों पे खड़ी हुई। तो उन्हीं बैसाखियों के ज़ोर पर ही आकर इनको बैठाया गया वहाँ पर, और वो चाहे बैसाखियाँ बैठकर मुज़ाकरात मुज़ाकरात में करें। शामिल हैं? देखिए, मुज़ाकरात में शामिल उनको होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिशियंस को कहते हैं अपने मामलात आप खुद तय करें। हुँ, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा इक़दाम था ये। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस हद तक तो ले आए हैं कि ये आपस में बैठ जाएँ। अब हुँ। इस हद तक भी ले जाएँगे कि कोई ना कोई तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, और सर अदालत ने कल देखा है हमने कि बड़ा सॉफ्ट एक फैसला दिया है। कुछ कहा नहीं है, मूड लग रहा था हमें कि तौहीन अदालत की बात होगी, मगर मूड चेंज हो गया एकदम से। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या लगता है आपको? मेरा ख़्याल है बड़ी हिकमत अमली, बहुत शानदार हिकमत अमली थी। आप क्यों हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ? ज़रूरत ही नहीं है, जब लोग खुद बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हुँ, अदालत ने तो कह दिया कि भई 14 मई की तारीख जो है वो 14 मई की तारीख है। जिस दिन वो 14 मई गुज़र जाएगी हुँ। और अगर मामलात यूँ के त्यों रहे, स्टेटस को इन्होंने मेंटेन रखा, तो लाज़मी बात है फिर आइन जो है वो नुकसान उसका होगा। सर खान साहब ने आज एक कहा है, बाजवा साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट चल रही है। पहले तो मुझे ये बताइए, सीनियर सियासतदान हैं आप, पाकिस्तान में कोई भी बात जो करनी हो किसी सहाफ़ी के थ्रू कहलवाई जाती है और फिर उसके बाद उस पर बहस होती है। ऐसा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, और बहुत सो मैंने सुना है। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में थे नसीम ज़हरा साहिबा के, आउट ऑफ द ग्लो वो गई और उन्होंने बस एक बात कर दी है उसके हवाले से, कश्मीर के हवाले से। उसके बाद उस पर बहस हो रही है। खान साहब ने आज ये कहा है कि कश्मीर का हवाला या फिर दीगर और चीज़ों के हवाले से मुझे बहुत कुछ मालूम है, मगर मैं नेशनल इंटरेस्ट में चुप हूँ कि इंटरनेशनल खबर बन जाएगी और मुल्क का नुकसान होगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। कई चीज़ें मालूमात होती हैं और वो स्टेट सीक्रेट्स होती हैं हुँ, और उनको उनका बयान करना जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। डीजीआईएसपीआर को भी इसीलिए हामिद मीर और नसीम ज़हरा के प्रोग्राम की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, हुँ, करनी पड़ी उनको, जिसमें उन्होंने एक अच्छा पैगाम भी दिया कि तमाम जमातें जो है हमें मोतबर हैं और हम किसी जमात के हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, हम ये पॉलिटिकल है। ये मैसेज देना बहुत बड़ा मैसेज था। इसी मैसेज ने मेरा ख्याल में इनको इकट्ठे बिठाया है कि ये ना हो कि जो ये पॉलिटिकल है फिर वही हुकूमत को कह दें कि चलो भाई बंदोबस्त करो, मामला ठीक करो। तो अब देखें, बात ये है कि हामिद मीर साहब ने जो कुछ कह दिया या मेथला ने जो कुछ कह दिया या हुँ। जावेद चौधरी साहब ने जो कुछ कह दिया, जब राज़ी है इसका, राज़ी क्या कहते हैं, जो खबर देने वाला है, जब वही डिनाई कर रहा है इसको, तो फिर मुझे और आपको बहस करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर वैसे क्या लगता है मीर साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दी होगी? मीर साहब से स्टेटमेंट क्यों दी होगी? बहुत से मामलात हो सकते हैं। मैं इस पे एक नई बहस को नहीं छेड़ना चाहता। मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह से खान साहब ने कहा कि बहुत सी सिगरेट्स ऐसी हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं, इसी तरह से सहाफ़ियों के साथ भी अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड बंद कमरे में बात करे और फिर उसको 3-4 साल, 5 साल के बाद लाकर आप एक नया शोशा छोड़ दें जिससे कि आपके दुश्मनों को फ़ायदा हो, तो उससे गुरेज़ करना चाहिए। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जिस वक़्त ये भारत कर रहा था कश्मीर के साथ जो उसने किया आर्टिकल के हवाले से, तो हमारे इदारों को मालूम नहीं था कि इस तरह की कोई इंटरवेंशन करने लगा है भारत? देखें, अगर अदारों को मालूम भी होता तो अदारे जंग तो नहीं छेड़ सकते थे ना। हमने तो कानूनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मामलात चलाने ना। ठीक तो है। ये नहीं मैं कहता कि इदारों को मालूम नहीं था, इदारों को मालूम होगा कि वो ये करने जा रहे हैं, लेकिन इदारों ने जब हिंदुस्तान ने दरअंदाजी की, पाकिस्तान पे अपने जहाज भेजे, वो गुलबशन जयदेव वाला मामला जो था, या वो जो दूसरा जो पायलट उनका पकड़ा गया था, हाँ जी। क्या नाम था उसका, तो फिर हमारी एयरफोर्स ने दिखाया भी, हुँ। उनके जहाज गिराए और अंदर भी जाके उन्हें बताया, मतलब उनके एमुनेशन डिपोज के ऊपर से गुजर कर उनको बताया कि ये हमारी जद में थे, हम तुम्हारा लिहाज करके जा रहे हैं और अगली दफा लिहाज नहीं होगा। सर, जहाज़ गिराने का फैसला इमरान खान का था या फिर आर्मी चीफ का था? ये फैसला उसका होता है जो बैठा होता है उस वक्त कॉकपिट में।
ऑर्डर कौन किसको कर भेजा होता है कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए? भेजने का फैसला किसने ऑर्डर तो किया? जब उसको भेजने का फैसला एयरफोर्स ने किया था, क्योंकि वो उस वक्त तो उनके पास आया था ना। अब इतना उनको टाइम ही नहीं मिला होगा कि वो जाकर ऊपर से पूछे या नीचे से पूछे। एक फैसला था कि उन्होंने मुल्क का दफा करना है, हम्म, और वो फैसला उन्होंने बर वक्त लिया और कार्रवाई करके दिखाई, जिससे सबने ओन किया। सबने ओन किया, राइट। सर बस मुज़ाकरात के हवाले से अब बात करते हैं, जो सियासी मामलात हैं। मुतालबात क्या हैं आपकी जमात के? लचक कौन दिखाएगा? क्या अक्टूबर में इंतखाबात पर राजी हो जाएंगी आपकी जमात? देखें, इस वक्त तो एक बहाना ढूंढा जा रहा है मामलात को लिंगर और ऑन करने के लिए। ओ, ओके। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत मुखलिस नहीं है। इस वक्त मैं ये नहीं कहता, ये तासुर खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा आज के मुज़ाकरात के बाद। और खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो ठीक है, अगर ये सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं तो फिर हमें मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं। तो मैं इस पे क्या कमेंट करूं, जब खुद पार्टी के चेयरमैन उन्होंने ये कह दिया, तो बात वही होगी जो उन्होंने कही। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत कुछ कहा है, फजल रहमान साहब ने भी हम्म, बहुत कुछ कहा है। उनको अपने हलकों की पोजीशन सामने नजर आ रही है, उनको इलेक्शंस में अपना वजूद खत्म होते हुए नजर आ रहा है, या उनका या दूसरों का, उनकी सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने तो, देखें, जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो वो भड़कता बहुत ज्यादा है। ये हम्म। सारा उसी का करिश्मा है कि एतमाद का वोट लेकर अब क्या बता रहे हैं आप किसको एतमाद का वोट लेकर, जब वहां कोई आपको चैलेंज करने वाला ही नहीं है, ऑपोजिशन को आप बैठने नहीं दे रहे असेंबलियों में। तो किसको ये बता रहे हैं जी कि हमने 180 लोगों से इतमाद ले लिया? गिनती भी आपकी, लोग भी आपके। या तो दूसरों को बैठने देना, फिर इतमाद का वोट लें, तो फिर हम कहेंगे जी वाकई बहुत अच्छा हुआ। सर जेर बहस है ये मामला कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो पंजाब और केपी की असम्बली बहाल हो सकती है? देखें होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि वो दोनों असेंबलियां बहाल हो जाएं और इनके जो मेंबर है कौमी असेंबली के, वो वहाँ बैठ जाएं। एक जो रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वन टाइम, हम्म। वो कर लें तो बहुत अच्छा है। वरना कल को फिर कोई भी उठा के किसी में भी कोई आर्टिकल 6 या कोई और मामलात चलने शुरू हो जाएंगे, तो उसका किसी को फायदा नहीं होगा। सर आप समझते हैं अगर तरमीम के लिए पीटीआई मान जाती है और असम्बली में वापस जाती है तो सियासी तौर पर नुकसान या फायदा होगा पीटीआई को? इस वक्त देखें, मुल्क को नुकसान से बचाना है। अगर सियासी किसी को नुकसान होता है तो उसकी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान सियासत में होता रहता है। मुल्क को इस्तेकाम देना, मुल्क के अंदर एक कंटिन्यूटी दिखाना, एक सस्टेनेबिलिटी दिखाना, मईशत के लिए, मुल्क के लिए, हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लिए, जो आइन के दावेदार बनते हैं, वही आइन को तोड़ने की आजकल कोशिश कर रहे हैं, नई नई इंटरप्रिटेशंस हम्म। लेकर आ रहे हैं। वहाँ कहते हैं जी हमने ये आइन बनाया था, तो हम जो है इसके निगहबान हैं, हम्म। और वही आइन को तोड़ने की बात करते हैं जी। 90 दिन तो गुजर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब इस किस्म की बातें करते हैं। देखें, निगरान हुकूमतें भी गैर आइनी है अब, और मामलात भी गैर आइनी तौर पे चल रहे हैं। बेहतर है कोई बीच का रास्ता निकाल लें, तो सर सब बीच का रास्ता हो सबकी या खैर हो फिर जाएगी। इस्तेहकाम की बात हो, सब तभी होगा जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या चाह रही है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने तो कह दिया हम ए पॉलिटिकल है। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करे, वो कोई हर रोज तो DGISPR बैठकर बयान नहीं दे सकते, और आपका जवाब भी नहीं दे सकते कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। एस्टेब्लिशमेंट यही चाह रही है कि मुल्क में इस्तेकाम हो, हम्म। मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आए। जो खदशात हैं, जिस तरह आज गुफ्तु शनीद हो रही है, हम्म। मैं तो पहले भी ये कहता था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर मामलात को तय करें, जिसमें जुडिशरी भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट भी है जो कि आप बैठे हुए, मीडिया भी है। तो हर किसी को चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करे। सर बिलफर्ज मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं और पंजाब के इलेक्शंस 14 मई को हो जाते हैं, तो ये आपको आपकी जमात को सूट करते हैं? वन साइड इलेक्शन होगा तो आई गेस मानेगा तो कोई भी नहीं इन इंतखाबात को। देखें, ये तो एक नई रवायत डालने की कोशिश की जा रही है ना, कि अभी तक ना तो कागज जमा कराए, ना सिंबल अलॉट किए हैं, स्वाय PTI के किसी ने। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि PTI तैयार है इलेक्शंस के लिए, बाकी सब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो कल को तो फिर यही होगा कि
जो बैठ जाएगा किसी के कहने पे हुकूमत के अंदर, वो कहेगा मैं जाते ही नहीं। हम्म। कौन से इलेक्शन, कौन सा आइन, कौन सी सुप्रीम कोर्ट, 3-4, वो 4-3, 2-3 या 9-5, मतलब इसी पे लड़ाई लड़ते रहेंगे फिर सारे, सर यानी मफरूजों पे, हाइपोथेटिकली। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नून लीग की, चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या कहते, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, वो है क्या कहते हैं उसको, मेरे ऑर्गेनाइज चीफ सीनियर नायब सदर है, चीफ ऑर्गेनाइजर है ऑर्गेनाइजर, जी। और चीफ ऑर्गेनाइजर है, हाँ। उनको इंतखाबी निशान तंदूर का मिला है। तो बस फिर रोटियां लगाएं, फिर और क्या करना है उन्होंने। सर टिकट्स आपकी जमात ने जो दिए हैं, आप मुतमईन हैं पंजाब की हद तक? देखें, कुछ लोग मुतमिन होते हैं, कुछ लोग नहीं मुतमिन होते हैं। बात यह है कि मेरा ख्याल है कि टिकट बहुत अच्छे अंदाज से दिए गए हैं। औरतों को भी, लेडीज को भी अकोमोडेट किया है, वर्कर्स को भी अकोमोडेट किया है, लॉयर्स को भी अकोमोडेट किया है। और ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पे अच्छे मजबूत कैंडिडेट थे, उनकी जगह वर्कर्स को लाकर खड़ा किया है। और मेरे ख्याल में अब अवाम ने फैसला करना है कि वो अ, सिर्फ पैसे वालों का साथ देंगे कि आम आदमी का भी साथ और देंगे। आप जो है वो कौमी असम्बली में आएंगे पीटीआई की तरफ से, राइट? कौमी असम्बली का मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, 2 हल्कों से। सर दो दो हलकों से लड़ेंगे आप? जी जी। इन्हीं दो हलकों की बात करके आपने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं नहीं, 2 हल्कों की बात तो मैंने की नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, अमूमन हम आपस में बैठे हुए हो लोग तो हम दोस्त यार तो यही बात करते हैं, इस वक्त सर जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम जो है पाकिस्तान की फौज पर जा रहा है, तनकीद जो है पाकिस्तान फौज को सहनी पड़ रही है। तो जितना ये डैमेज हो चुका है, ये किस तरह से कवर अप होगा, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए, मैं तो उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने रिजीम चेंज के बाद और चेंज ओवर के बाद हम्म। भी कोशिश ये की है कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपने आप को ये पॉलिटिकल साबित करें, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिस तरह के DGIS-PR ने कहा। लेकिन मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक, चाहे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं भी एक अब 35-40 साल पॉलिटिक्स में लगाने के बाद एक क्या स्टूडेंट सवाल ऑफ पॉलिटिक्स बन गया हूँ। यानी इस एज में अगर आप सारा क्या कहते हैं, ऊंच नीच देखने के बाद है? आप यहाँ आए थे, ये मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये पहली दफा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट को आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, ए पॉलिटिकल होते हुए, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बैसाखियों पे खड़ी हुई है। हम्म। जिनको लाया गया था रिजीम चेंज में जबरदस्ती, जिस दिन उनके कन्विक्शन होनी थी उस दिन उनको वजीर आजम बनाया गया था। मुझे उनसे कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं उनके मुखालिफ हूँ, मैं उनके साथ सारी उम्र मैंने पॉलिटिक्स की है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ रहा है, जो माजी में नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी ऐसी बात होती थी तो कोई ना कोई ब्रेक आ जाता था। जैसे कि 88 के बाद 90 में आया, 93 में आया, 97 में आया, 99 में आया। यानी कि जब फौज को खड़े होना पड़ता था तो 58(2)B के तहत या किसी तरह हुकूमत चली जाती थी। हम्म। अब उनकी मजबूरी है कि वो ये नहीं कह सकते जी कि हम अपोजिशन को लाकर यहाँ पर बिठा रहे हो, तो यही कह रहे हैं यार हम ये पॉलिटिकल अपने मामला रिजॉल्व कर लें। जी। लेकिन वो सारा मलबा भी जो है वो उनके ऊपर जाकर गिर रहा है। पब्लिक के अंदर भी उन्हीं की बात हो रही है, सोशल मीडिया में भी लोग उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं। कुछ उनके ऐसे लोग हैं जो नाराज होकर बाहर जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने तो पूरी फौज की ही डायसेक्शन शुरू कर दी है, जो एक बड़ी अफसोसनाक अमर है कि जहां पर आपने अपना खून पसीना दिया हो, जिस अदारे में आपने सर्व किया हो, उसी इदारे के आप लोगों को और उस इदारे के बारे में बाहर जाकर जब जग सही करवाएंगे, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये फौज को चाहिए कि वो इस पे गौर करे। मैं कोई तजवीज नहीं पेश कर सकता हूँ। सर थैंक यू सो वेरी मच जाज साहब, थैंक यू।